नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। और आपको तो पता है ना कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेन्स वीक 1 मार्च से 8 मार्च तक। जी बिल्कुल, इस बार 8 मार्च को होली तो है ही, तो वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अभी हम मना रहे हैं वुमेन्स वीक, सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेन्स वीक, जिसमें हम आपसे मिलवा रहे हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं हमारी समाज की कुछ ऐसी महिलाओं से जो आज बन चुकी हैं औरों के लिए मिसाल। और वो जिस भी क्षेत्र में है ना, वहाँ पर ऐसा कुछ कर रही हैं जहाँ पर उनकी छाप सिर्फ आज ही नहीं बन रही है, आने वाली जनरेशन्स भी उनको, उनके जो भी उन्होंने आउटपुट हमारी सोसाइटी के लिए दिया है, जो उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, वो आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक आइडियल के तौर पे काम करेंगी। तो ऐसी ही आज पर्सनालिटी हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोरमा सिंह जी। आपके बारे में मैं बता दूं, आप रीजनल सेंटर लखनऊ इग्नू की सीनियर रीजनल डायरेक्टर हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच कस्तूरी जी। सबसे पहले तो मैम जानना चाहूँगी कि जब हम डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर शब्द जब किसी लेडी के लिए मेंशन करते हैं ना, तो मुझे तो लग ही रहा है, गर्व महसूस ही हो रहा है कि मैं आपके बगल में बैठी हूँ। लेकिन जो हमारी फीमेल लिसनर्स इस वक्त आपको सुन रही होंगी, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्राउड का मोमेंट होगा जी। क्योंकि जनरली हम जब किसी सरकारी विभाग में बात करते हैं तो महिलाओं का बहुत ही सीनियर पोस्ट तक पहुंचना लगभग कहीं ना कहीं, चाहे हम सेना की बात करें या फिर और भी जो है फील्ड्स हैं वहाँ की हम बात करें, जब हम किसी लेडी की बात करते हैं ना, तो वो अपने आप में ही एक मिसाल बन जाती है। और सुन के बहुत गर्व महसूस होता है कि आप एक महिला होकर के इतने बड़े रीजनल सेंटर को चला रही हैं। वहाँ पर आपके नीचे कर्मचारी हैं, उसमें ज़्यादातर पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या वहाँ पर कम है। और वहाँ पर जब आप लीड कर रही होती हैं तो बहुत ही प्राउड महसूस होता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है सुन के, तो आपको तो लगता ही होगा। जी कस्तूरी जी, ये बहुत अच्छा लगता है सुन करके कि इस पोजीशन पे आप हैं, और उससे ज़्यादा समाज में लोग अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, और परिवार के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे घर का बच्चा जो है इस पोजीशन पे है। और इस पोजीशन पे जैसा आपने कहा कि जो आपसे नीचे हैं उसमें भी पुरुष ज़्यादा हैं, जो आपके साथ हैं उसमें भी पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, तो काम करने में थोड़ी तो दिक्कत आती है। लेकिन अगर हम लोग तालमेल बैठाल के काम करेंगे तो कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होगी। प्लस आपको बहुत डाउन टू अर्थ रह करके काम करना पड़ता है कि डाउन टू अर्थ रह करके प्रेम से आप किसी से कोई भी काम करा सकते हैं। लेकिन जब अगर आप अपना अधिकारी रूप दिखाना शुरू कर देंगे तो आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। तो हमें तो अपने ऑफिस में और बाहर समाज में, जैसा आपको पता है कि इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ उत्तर प्रदेश के 32 डिस्ट्रिक्ट को देखता है। 32 डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे अध्ययन केंद्र हैं वो सब एक, चाहे विश्वविद्यालय में हो या डिग्री कॉलेजेस में हो, तो वहाँ भी हम लोगों को काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इग्नू क्षेत्र के लखनऊ इतना काम कर रहा है और मोरोवर सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है। शिक्षा तो सब लोग देते हैं, लेकिन समाज में जो वंचित लोग हैं, जिन तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है किसी वजह से, उनके लिए काम कर रहा है। तो जब ऐसी सोसाइटी में आप जाते हैं तो आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। बिल्कुल सही बात है। और जब भाई हम बात कर रहे हैं मुख्य धारा से जुड़ने की, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आधी आबादी के लिए वुमेन्स वीक, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आधी आबादी के लिए वुमेन्स वीक, तो भाई जब हम बात करते हैं महिलाओं की ना, तो आज भी हम हमेशा एक बात ज़रूर कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त होने की ज़रूरत है। लेकिन केजीएमयू गूंज ये कहता है कि महिलाएं सशक्त हैं, उन्हें सिर्फ आपके सपोर्ट की, आपके विश्वास की ज़रूरत है। तो भाई पंख उन्हें मिल जाएं तो आसमान पे कितनी ऊंची उड़ान भरनी है वो अपनी हद खुद तय कर ही लेंगी। ज़रूरत है सिर्फ आपके एप्रिसिएशन की। तो मैम, अब आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप एक ऑफिस की ऑरा की आपने अभी बात बताई कि आपके यहाँ बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, जब इतने बड़े लगभग 32 डिस्ट्रिक्ट्स का आपने बताया कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके रीजनल सेंटर पे, एक महिला होते हुए ऑफिस की इतनी बड़ी जिम्मेदारी जी, और फिर भाई हमारी फैमिली भी होती है जो हमारी प्रायोरिटी होती है, तो उसके साथ साथ फैमिली, बच्चे, हस्बैंड,
और भी बहुत लोग होते हैं परिवार में, उनकी जिम्मेदारी और प्लस 32 जिले, जी तो ये कैसे तालमेल बैठाती हैं आप? देखिए, तालमेल बैठाना बहुत आसान है। बस आपको प्रायोरिटाइज करना है कि इस वक्त आपको कहाँ फोकस करना है। अगर इस वक्त आपको ऑफिस में फोकस करना है तो 100% आपको ऑफिस के लिए देना है, और कभी कभी जैसे घर पे फोकस करना है तो घर के लिए देना है। प्लस फैमिली का सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चों का सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके जो भी नियर एंड डियर वंस हैं उनका सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सपोर्ट के संग अगर हम लोग काम करना चाहेंगे, आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे, कुछ समाज के लिए करना चाहेंगे, तो आप निश्चित ही बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे और आप कुछ कर गुजरेंगे, ऐसा करेंगे जो कि समाज में एक मिसाल हो जाएगी। मेरी एक बेटी है, वो बहुत प्राउड फील करती है कि मम्मा आप इतना काम कर रहे हो, मम्मा आप इतना काम कर रहे हो, और प्लस उस बच्चे को मोटिवेशन मिलता है कि मेरी माँ जब कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वो अपनी माँ को ही, जो अगर घर में आपकी बेटी है, वो रोल मॉडल की तरह देखती है कि मेरे मदर कैसे कर रही है, पापा कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। तो बच्चे को भी जब उस तरह का एटमॉस्फेयर अगर घर में मिलता है तो बच्चा भी कुछ करने की इच्छा अंदर से रखता है और वो कर लेता है। तो और ऑफिस में भी यही हाल है। ऑफिस में हर चीज़ को आपको प्रायोरिटाइज़ करना है कि इस समय मुझे ये काम करना है, इस समय मुझे ये काम करना है। कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको हर तरफ से सपोर्ट मिले। ऑफिस में भी आपको आपके कलीग्स का सपोर्ट चाहिए, आपके नीचे के स्टाफ का सपोर्ट चाहिए, प्लस आपके सीनियर्स जो हैं मुख्यालय का सपोर्ट चाहिए। जब आपको हर जगह से सपोर्ट मिलेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई मैम कि सिर्फ सपोर्ट की आज हमें ज़रूरत है। जी बिल्कुल। वो चाहे घर हो, बाहर हो, और साथ साथ में अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपको चीज़ों में सभी हेल्प कर रहे हैं, अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको भी अपना प्रायोरिटीज़, जैसा कि मैम ने बताया कि आप जिस वक्त जहाँ पे हो वहाँ की प्रायोरिटीज़ भी निर्धारित करें कि आपको वहाँ पे कौन सी चीज़ करनी है। बिल्कुल। अभी मैम आपने बताया कि आपकी एक बेटी है। जी जी। एक माँ के तौर पे अगर मैं कहूँ तो मेरी भी एक छोटी बेटी है, जो हम लोग बहुत से हमारे सपने होते हैं, बहुत से ड्रीम्स होते हैं जो हम लोग एक टाइम तक ही फुलफिल कर सकते हैं। शादी के बाद ज़िंदगी बदलती है भाई। प्राउडली बहुत से ऐसे लोग कह सकते हैं कि शायद उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी शादी हुई, जो पॉजिटिव वे में होता है जी। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दमित आशाएं, इच्छाएं, सपने रहते हैं जो हम पूरे नहीं कर पाते। और जब बेटी हमारे जीवन में आती है तो कहीं ना कहीं हर माँ अपना सपना उसकी ज़िंदगी में जीती है। ऐसे में आपका क्या अनुभव जी है? कस्तूरी जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हम अपनी बात बताएं आपसे कि जब हम लोग पढ़ रहे थे, आज तो बहुत चेंजेस आ गए सोसाइटी में। लोग लड़कियों को अब पहले की तरह नहीं है कि उनको बंधनों में हम लोग रख करके चलते थे। हम लोग का जब समय था पढ़ाई करने का तो उस समय बहुत ही अलग तरह का वातावरण था। लड़कियों को बहुत ज़्यादा घर से जाने नहीं दिया जाता था, या अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, आपको कहीं और फोकस नहीं करना है, खेल कूद में आपको फोकस नहीं करना है। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हो तो आपको सिर्फ पढ़ना है। ये स्कूल कॉलेज में भी यही मेंटालिटी रहती थी और पेरेंट्स की भी यही रहती थी। उस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय और आज बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं। समाज में भी ऐसी समस्याएं थी जिस वजह से अपनी बेटियों को लोग खुल करके बाहर नहीं भेज पाते थे। लेकिन आज की जो परिस्थिति हो गई है, हमारी लड़कियां काफ़ी सुरक्षित हैं और उनको पता है कि मुझे खुद अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। लड़कियों को ये सब स्कूल में भी सिखाया जाता है, प्लस हम लोग भी ये सब कराते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। और जहाँ तक बेटी की बात है, मेरी बेटी मेरा अभिमान है एक तरह से कहिए। उसने हाई स्कूल इंटर दोनों ही बहुत अच्छे से किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे कॉलेज में वो पढ़ रही है, लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ रही है, साइकोलॉजी ऑनर्स करके। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि हम अपना ड्रीम बच्चे के माध्यम से हम पूरा करेंगे, क्योंकि अगर आपका ड्रीम कुछ है, मान लीजिए आपका IAS बनने का ड्रीम था, लेकिन बच्चों को अब क्या है कि उनकी इच्छा के अनुसार उनको पढ़ने देना। अब ज़बरदस्ती उनको IAS नहीं बना सकते हो, लेकिन हाँ, ड्रीम्स तो बच्चों के थ्रू हम लोग फुलफ़िल करते हैं। अगर आपको समाज सेवा करनी है, या आपकी इच्छा कहीं रही हो कि लोगों की सेवा करनी है, लोगों तक पहुंच करके उनकी समस्याओं का समाधान करना है, वो मेरी बेटी उसने ग्रेजुएशन में BA साइकोलॉजी कर रही है और बहुत ही अच्छे से अपने कॉलेज में परफॉर्म कर रही है और बहुत अच्छे से लोगों तक जा कर के काम कर रही है।
तो ये एक सपना है जो एक माँ का बेटी पूरा कर रही है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ हम सबके साथ शेयर की कि भाई आज के टाइम में ना लड़कों को तो हम करते ही हैं, उनको उनकी इच्छा के हिसाब से करियर चुनने देते हैं, लेकिन आज वो वक्त आ गया है जब हमें लड़कियों को भी उनके हिसाब से अपना करियर डिज़ाइन करने की और डिसाइड करने की आज़ादी देनी चाहिए। क्योंकि भाई जब हम बराबरी की बात करते हैं ना, तो कंधे से कंधा मिला के ज़रूर हमारी बेटियां आज चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरों के ही सपने पूरे करते रह जाती हैं। ऐसे में उन्हें भी सपने देखने और उन्हें जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो उन्हें भी ये मौका दीजिए, जो वो करना चाहती हैं, जो भी वो लाइफ में बनना चाहती हैं, वो टीचर बनना चाहती हैं, वो नर्स बनना चाहती हैं, वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, कुछ भी करना चाहती हैं, उन्हें करने दीजिए। कई बार तो मैम ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे MBBS करने के बाद MBA करते हैं, बिल्कुल अपनी स्ट्रीम चेंज कर देते हैं, या फिर जो है BTech करने के बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो RJ बन जाते हैं। बिल्कुल। तो आज के टाइम में कुछ भी हम नहीं कह सकते कि किसका इंटरेस्ट किस तरफ है, सिर्फ इतनी लिबर्टी देनी चाहिए। लेकिन एक चीज हम कस्तूरी जी कहेंगे, अगर बच्चे के अंदर पैशन है किसी काम का, तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए कि बेटा तुम ये करो। जो उसका पैशन है उसमें उसको जाने देना चाहिए, और वो बच्चा उसमें 100% दे करके, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे लिबर्टी दी है अपना करियर ऑप्शन चूज़ करने के लिए, तो वो अपना 100% बच्चा देगा। और आपके जो सपने हैं और जो आपने सोच के उसको ऑप्शन दिया है, बच्चे के ऑप्शन को आपने पूरा किया है, तो उसमें बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। जो हम देख रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स को लेट डाउन नहीं फील करना चाहते हैं, कि बच्चे मेरे प्राउडली कहें, पेरेंट्स हमारे प्राउडली कहें कि मेरी मदर ने या मेरे फादर ने मुझे जो ऑप्शन दिया है उसमें वो अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने मैम यहाँ पे कही। और भाई देखिए, बात भी बिल्कुल सही है ना, और यही मैसेज हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बिल्कुल उसने भी हम सबको दिया है। और ये इतना सुनहरा मौका है ना, अब कम से कम ये प्रेशर खत्म हो चुका है कि बच्चा अगर बायो में अच्छा नहीं कर रहा है तो उसकी मजबूरी है, अगर बायो लेके पढ़ना चाहता है तो उसे फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, अब कॉम्बिनेशन खत्म कर दिया है, तो अब करियर एक्सप्लोर करने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी कह दिया है हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है कि जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। बच्चे को जो पढ़ना है वो उसमें से ऑप्शन ले, ऐसे हमारे कोर्सेज, ऐसे हमारे प्रोग्राम्स डेवलप हों कि बच्चे को जो पढ़ने के ऑप्शन हो वो उसमें से चूज़ कर ले, उस बकेट जो कोर्सेज की है चूज़ कर ले और अपनी पढ़ाई को आगे करे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आपने बात करी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक चीज़ और कहता है कि बच्चों को स्पोर्ट्स ज़रूर ज्वाइन कराए। हम लोग के समय में अगर हम बात करें तो उस समय स्पोर्ट्स को लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा नहीं कहा जाता था कि लड़कियां स्पोर्ट्स खेलें कूदें, ये सब में नहीं पेरेंट्स अलाउ करते थे। लेकिन अब स्पोर्ट्स में भी लड़कियां देखिए बहुत आगे जा रही हैं। हमारी वायुसेना में हमारी लड़कियां जा रही हैं, नेवी में जा रही हैं। तो लड़कियां आज जिस फील्ड में हैं, अगर आप देखिए किसी भी फील्ड में लड़कियां हैं वो एक्सेल कर रही हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब हमारी पूरी 100% इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो इसमें स्किलिंग के लिए भी कहा गया है कि बच्चों को शुरू से ही स्किल ओरिएंटेड भी कुछ ना कुछ काम कराना है। जैसे अगर उनको बैगलेस ट्रेनिंग भी देनी है, जा कर के कहीं इंटर्नशिप करनी है, और ये सब चीज़ें उस पर बहुत फोकस किया गया है, और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। तो भाई देखिए, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो भी बहुत सारी जो हमारे लिए ना बहुत सारे अवसर लेके आ रहा है। तो जब ये कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा ना, तो यकीनन देखिए भारत में कुछ ऐसे चेहरे नज़र आएंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हमारे निकल के आएंगे जो पूरे ग्लोब पर अपनी पहचान बनाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब भारत उस शिखर पर होगा जहाँ के छात्र और छात्राएं विश्व पटल पर अपना नाम अंकित करेंगे और उनको पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पे देखा जाएगा। मैम, अब आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, चूंकि अभी हम शिक्षा पर ही बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये पूछना मेरा फर्ज बनता है कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भारत के बाहर भी इसके कुछ सेंटर्स हैं जहाँ से स्टूडेंट्स हैं, और अभी हाल में ही आप लोगों ने साउथ अफ्रीका के साथ में आप लोग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई आप लोग करा रहे हो, कुछ ऐसा भी कुछ कार्यक्रम चल रहा है आपका।
तो अब इग्नू कैसे काम करता है मैं जानना चाहूँगी, ताकि हमारे जो भी लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं वो अगर लगता है कि उनके लिए भी ये कोर्स बना है या वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई नहीं कर सकते, तो किस तरीके से डिस्टेंस मोड पर जुड़ के वो इग्नू से जुड़ के तमाम कोर्सेज कर सकते हैं और अपने लिए करियर के ऑप्शंस बना सकते हैं। जी, बहुत ही संक्षेप में हम आपको बताना चाहेंगे। जब इग्नू शुरू हुआ था 1985 में, तो मात्र 2 प्रोग्राम के साथ शुरू हुआ था, डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। और आज जो हम लोग 2023 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 250 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। और पहले मात्र डिस्टेंस एजुकेशन मोड से हम लोग पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन, ODL, जिसमें भी आप कहिए, कोई भी विधा ऐसी नहीं है जिसके माध्यम से इग्नू अपने बच्चों तक शिक्षा का शिक्षित नहीं कर रहा है अपने बच्चों को। जैसे अभी आपने बताया कि हम लोग अफ्रीकन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के संग इग्नू का MOU साइन हुआ है, जिसमें अफ्रीकन बच्चे ऑनलाइन मोड से इग्नू के विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारे जुलाई 2022 सेशन में 2500 से भी ज़्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया है और डिफरेंट प्रोग्राम्स में रजिस्टर किया है। तो इसमें इग्नू ने, हमारे मुख्यालय ने चिन्हित किया है कुछ क्षेत्रीय केंद्रों को जो ऑनलाइन मोड में पढ़ाएंगे, और क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ को भी चिन्हित किया है कि अफ्रीकन बच्चों को सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट, ये 3 प्रोग्राम के हमारे बच्चे हैं जिनको हम लोग पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाते हुए हम लोग को बहुत आनंद आता है। और वो जो हमारे साउथ अफ्रीका के बच्चे हैं, 3 से 5 हमारी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन। एक्सपर्ट्स हमारे लखनऊ के और लखनऊ के बाहर के भी हैं, क्योंकि ऑनलाइन मोड से पढ़ाना है तो बाहर के भी एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं। और इतना अच्छा इंटरेक्शन इन बच्चों के संग होता है, वो बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, 3 बजे ये लोग जुड़ जाते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा चीज़ मैम जानना चाहूँगी कि जैसे हम अगर लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश तो खैर ग्लोबल लैंग्वेज है ही जी। तो क्या कभी लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आई अफ्रीकन बच्चों के साथ जब आप लोग कोऑर्डिनेट करते हो, क्लासेस चलती हैं उस दौरान? लैंग्वेज की एज सच तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके एक्सेंट की प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, हम लोग चैट बॉक्स में उधर से मैसेजेस आ जाते हैं और चैट बॉक्स में इधर से हम लोग मैसेजेस कर देते हैं। तो अगर बच्चों को कुछ समस्या आती है तो चैट बॉक्स के माध्यम से, या फिर बच्चे ऑनलाइन हम लोगों से पूछ लेते हैं। ईमेल आईडीज़ हम लोगों ने तीनों प्रोग्राम के अलग अलग क्रिएट किए हैं। अगर सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट के बच्चों को कोई समस्या है तो वो उस ईमेल आईडी पे अपनी समस्या को लिखेंगे, हम लोग यहाँ से जवाब देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बना रखे हैं बच्चों के, जिसमें हमारे रिसोर्स पर्सन्स भी जुड़े हुए हैं। और इसमें हम लोगों ने एक नोडल अधिकारी भी चिन्हित किया हुआ। क्षेत्रीय केंद्र पे हमारे नोडल अधिकारी हैं जो पूरी ये ई विद्या भारती प्रोजेक्ट इसको कहते हैं, ई विद्या भारती प्रोजेक्ट हमारा देखते हैं। और हमारे क्षेत्रीय केंद्र में डॉक्टर कीर्ति जी हैं जो हमारे असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं, वो पूरा ई विद्या भारती प्रोजेक्ट देखते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको वो चला रहे हैं। बिल्कुल, चूँकि देखिए तो बाहर के बच्चे हैं, एकदम टाइम बाउंड प्रोग्राम है। और अगर बच्चों को असाइनमेंट्स के लिए कहा गया है तो असाइनमेंट्स पे ही बात करनी है, प्रोजेक्ट्स के लिए कहा गया है तो प्रोजेक्ट्स पे बात करनी है। बहुत ही अच्छा हम लोग का ये एक्सपीरियंस उन बच्चों के संग हो रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि डिस्टेंस जो भाई कोरोना ने हमें ज़रूर अपने घरों में बंद कर दिया, लेकिन एक क्लिक पे हम पूरी दुनिया हम लोगों ने जो है अपने घर के अंदर अपने स्क्रीन पे अपने दायरे में बना ली। तो कोविड के आने के साथ ज़रूर हमारी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने ज़िंदगी जीने का अपने घर पे रह के एक नया नज़रिया ढूंढ लिया। बिल्कुल सही। तो और अगर हम इग्नू की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्टेंस मोड पे सालों से काम कर रही है। सालों से काम। ये कॉन्सेप्ट आज हमें कोविड के दौरान स्कूल्स में, कॉलेजेस में और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन आया था फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान। सेकंड में भी कुछ वक्त के लिए था जब हम ओमिक्रॉन से जूझ रहे थे। तो ऐसे में लेकिन इग्नू जो है शुरू से इस मोड पे काम कर रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो और लोगों ने चीज़ों को सीखा है उसका माध्यम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रोल मॉडल रहा है। जी बिल्कुल। और कसूरी जी, आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे ही ये हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ, फेस टू फेस मोड हमारा बंद हुआ, तुरंत हम लोगों ने ऑनलाइन मोड अपने बच्चों के लिए शुरू कर दिया। और ऑनलाइन मोड से हम लोग क्लासेस तो बच्चों की कराते थे,
क्योंकि बाकी कन्वेंशनल सिस्टम काफ़ी दिनों के बाद ऑनलाइन मोड में आए हैं। हम लोगों ने अपने आप को इमीडिएट स्विच ओवर कर लिया। एक तो रेडियो के माध्यम से हम लोग कराते हैं, हमारे यहाँ ज्ञानवाणी स्टूडियो है, ज्ञानवाणी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने समय समय पे दिन में 2 से 3 बार हम लोग ये कोशिश करते थे कि अपने बच्चों के संग जुड़ जाएं। क्लासेस नहीं है तो भी बच्चों के संग जुड़ जाएं। और 1-2 साइकोलॉजिस्ट हम लोग अपने पैनल में रखते थे जो बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स से बात करते थे कि उनको पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है, उनके आसपास क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेंटल स्टेट भी बच्चों का बहुत डिटेरियोरेट कर गया था और पेरेंट्स का खास तौर से, और अगर 3 जनरेशन साथ रह रही है तब तो और भी मुश्किल आ गई थी। तो ऐसे में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि बच्चों से बातचीत करें और उनके पेरेंट्स से बातचीत करें। इस कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने हम साथ साथ हैं दिया था और बहुत अच्छा ये हमारा कार्यक्रम चला, जिसमें बच्चों को मेंटल सेटिस्फैक्शन काफ़ी ज़्यादा मिला। उस समय एजुकेशन से ज़्यादा बच्चों को मेंटल सेटिस्फैक्शन देने की ज़रूरत थी। जिस उससे गुजर रहे थे, मानसिक जो उनका था उससे गुजर रहे थे हमारे बच्चे या उनके पेरेंट्स या उनके आसपास के लोग, तो इस कार्यक्रम ने, और ये बहुत सराहा भी गया। ये कार्यक्रम हमारा हम साथ साथ हैं, इसको मीडिया ने भी बहुत सराहा क्योंकि तुरंत हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो इसमें तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अनूठा कदम है, ये क्षेत्र के लखनऊ का, कि हम लोगों ने इस तरह से कोरोना के समय और फिर अपने ज्ञानवाणी के समय, जिस समय घर से निकलने नहीं दिया जाता था, उस समय हम लोग ज्ञानवाणी स्टूडियो में जा कर के अपने बच्चों से बातचीत करते थे और प्रोग्राम्स कर देते थे, जिससे हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ इंटरैक्टिव मिलता रहे। कुछ पढ़ाई के लिए कुछ जनरल बातें बच्चों से होती रहती थी, तो बहुत अच्छा था वो पेज। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई कि इग्नू कैसे काम कर रहा है, आप अपने ऑफिस में कैसी चीज़ों को करा रही हैं, कैसा एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल हेल्दी। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपका कैंपस बिल्कुल हरा भरा है, बिल्कुल खूब गार्डन वार्डन, बहुत सारे पेड़ हैं, सारी चीज़ें, और बहुत अच्छी बात है भाई, अपने पर्यावरण के लिए तो कुछ करना ही चाहिए। इतनी सारी चीज़ों के बीच में जब आपकी फैमिली की बात आती है तो मैं आपके पेरेंट्स, आपके इन-लॉज, हस्बैंड, इन सब के बारे में जानना चाहूँगी कि इनका कितना सपोर्ट रहता है आपके पीछे। ये कस्तूरी जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि अगर आपको काम करना है तो देखिए, इन लॉज का सपोर्ट, शादी के बाद पेरेंट्स तो सबको सपोर्ट करते हैं, अपनी बेटियों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब शादी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि उस घर में आपको कैसा सपोर्ट मिलता है, तभी आपकी ग्रोथ होगी। तो जब आप दूसरे के घर में जाते हो शादी करके, तो उनका सपोर्ट, आपके सिस्टर इन लॉ कैसी है, आपके ब्रदर इन लॉ कैसे हैं, आपके फादर इन लॉ कैसे हैं, आपके मदर इन लॉ कैसी है, प्लस आपके हस्बैंड। लेकिन मेन रोल आपके हस्बैंड का होता है कि वो किस तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो जब हम शादी करके आए तो हमें बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अपने घर में मिला और सब ने सहारा दिया। कभी भी शादी के 3-4 दिनों के बाद एक मीटिंग थी, कोऑर्डिनेटर्स मीटिंग जो हम लोग करते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जा कर के करते हैं, तो बस्ती डिस्ट्रिक्ट में वो मीटिंग करनी थी। हम छुट्टी पे थे, लेकिन फिर भी हमारे रीजनल डायरेक्टर का, उस समय की बात का बता रहे हैं जब असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हम थे, हमारे रीजनल डायरेक्टर को फ़ोन आया कि मनोरमा क्या तुम आ सकती हो। तो हमने अपनी फैमिली में डिस्कस किया, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। आप ये सोचिए कि 3-4 दिन के बाद उन्होंने बस्ती जाना अलाउ कर दिया। बस्ती हम लोग गए। हर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में कहीं ना कहीं कोई समस्या आ ही जाती है, बहुत ही छोटी समस्या होगी लेकिन आ जाती है। उससे पूरा कार्यक्रम आपका डिपेंड करता है कि किस तरीके से है। लेकिन वहाँ पे फिर बीइंग अ लेडी आप किस तरीके से, क्योंकि लड़कियों का हर छोटी छोटी चीज़ों पे उनका ध्यान जाता है कि अगर डायस पे ग्लास रखा है तो कैसे रखना है, डायस पे पेन रखनी है तो कैसे रखनी है, फ्लावर पॉट्स को कैसे करना है, सारा अरेंज कैसे करना है। तो छोटी छोटी चीज़ों को देख करके, और हमारे मुख्यालय से भी हमारे अधिकारी लोग आए थे, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब आए थे, डायरेक्टर रीजनल सर्विसेज डिवीज़न आए थे, प्रो वाइस चांसलर साहब आए थे। तो वो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। तो इसलिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके इन लॉज सपोर्ट करें, और सबसे ज़्यादा आपको आपके हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए कि वो हर जगह आपको प्रोटेक्ट करें। अगर आपकी मदर इन लॉ ने कहा कि अभी 3 दिन तो शादी के हुए, आप कैसे जा रहे हो, अभी सारे गेस्ट आपके रुके हुए हैं, तो उस समय कोई आपको चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट करे, वो आपकी चीज़ों को, आपकी काम की इम्पोर्टेंस को उन लोगों को कन्विंस करे। मेन चीज़ है कन्विंसिंग पावर। जितना आप कन्विंस कर लोगे उतना आप आराम से अपनी नौकरी कर लोगे।
क्या बात है भाई, ये मैसेज तो हस्बैंड्स के लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ध्यान रखना होगा कि भाई तालमेल कैसे बिठाना है और किस तरफ वजन थोड़ा ज़्यादा डालना है। तो ये जिस दिन जो है हुनर हस्बैंड सीख जाएंगे ना, मुझे लगता है कि घर में होने वाली प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बहुत छोटा सा जेस्चर है। जब वाइफ ऑफिस जाने के लिए निकल रही होती, कई बार ऐसा होता है कि दोनों के टाइमिंग्स अलग होते हैं। कभी वाइफ को पहले जाना होता है, कभी हस्बैंड को जाना होता है। अगर हस्बैंड को किसी दिन थोड़ा लेट जाना है और वाइफ जल्दी जा रही है, तो उनको सिर्फ एक सेंटेंस में अपनी बात कंप्लीट करनी है और ट्राई करके देखिएगा, बहुत वर्क करने वाला है। जब वाइफ आपकी निकल रही हो तो सिर्फ उनसे इतना कह दीजिए, परेशान मत होना, टेक योर टाइम, मैं हूँ। बिल्कुल। इतना काफ़ी है। फिर आप देखिए शाम को आपकी फेवरेट जो सब्जी है ना वो प्लेट में निकल के आने वाली है। ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही पॉजिटिव मैंने ये टिप आपको बताई है, वो आगे भी काम करेगी। खैर मैम, अभी आपने अपने इन लॉज के बारे में बताया। देखिए, इसमें छोटी सी बात हम और कहना चाहेंगे। अगर आपकी पत्नी आपसे पहले निकल रही है तो आप उसको 1 कप चाय बना के दे सकते हो। रोज़ तो वो चाय आपको पिला रही है, 1 कप चाय बना के दे सकते हो। प्लस और भी छोटी छोटी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हो कि हाँ भाई, कोई काम पेंडिंग हो तो बता दो, हम घर पे हैं, या आज हमें किसी वजह से देर जाना है, हम देख लेंगे। भले देखें या ना देखें, लेकिन ये कह दिया कि हम देख लेंगे, तो इससे 100% जो महिला अपने वर्क प्लेस पे जब जाती है तो अपना 100% दे देगी, क्योंकि उसका फिर घर पे दिमाग नहीं रहेगा। तो इस तरह से अगर घर में फैमिली का आपको सपोर्ट मिल जाए, तो जो भी आपका वर्क प्लेस है, जो भी आपका पैशन है, आपकी नौकरी आपका पैशन है, अगर मेरी नौकरी तो मेरा पैशन है और हम 100% देके करना चाहते हैं। सिर्फ शिक्षा करने का मतलब बच्चों को शिक्षित करने का ही हमारा वो नहीं रहता है। हम लोग का क्षेत्र के लखनऊ का हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, जेलों में लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कर रही है, और क्षेत्र के लखनऊ इसमें बढ़ चढ़ के अपना प्रयास कर रहा है कि जेलों में बंदी भाइयों को शिक्षित करना, ये बहुत बड़ा काम है। और एक आपको कस्तूरी जी बताएं अपना एक्सपीरियंस। हम लोगों ने बलरामपुर के पास इमिलिया कोडर एक गांव है, पचपड़वा ब्लॉक में, वहाँ से हम लोगों ने थारू जनजाति की बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। वहाँ पे एक इग्नू का अध्ययन केंद्र खोला और उस इग्नू के अध्ययन केंद्र के माध्यम से बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया, और उन बच्चियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी दी। और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने के पश्चात 7 दिन की निःशुल्क सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग उन बच्चियों को दी। और फिर 26 जनवरी की जो परेड थी, वहाँ पे हमारी बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया। टैबलू हम लोग ने एक बनाया था, वही थारू जनजाति के उस पर हम लोगों ने टैबलू बनाया था। थीम हमारी थारू जनजाति ही थी, और उस टैबलू को यूपी गवर्नमेंट ने 3rd प्राइज़ दिया था, और ऑनरेबल गवर्नर मैडम से हम लोगों को वो प्राइज़ मिला था। फिर उसके बाद गवर्नर मैडम ने से रिक्वेस्ट की गई थी, और ये बच्चियां उनसे मिलने गवर्नर हाउस गईं, और गवर्नर मैडम ने बहुत अच्छे से बच्चियों से बातचीत करी कि थारू जनजाति की बच्चियां थीं, ट्राइबल एरिया की बच्चियां थीं। वो उस गांव में जहां ना लाइट है, ना पानी है, और शिक्षा तो है ही नहीं, उस गांव से निकल करके आपके रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो पूरा गवर्नर हाउस उन बच्चियों ने देखा, और उन बच्चियों को बहुत अच्छा लगा। आज वो बच्चियां वहाँ पे ट्रेनिंग और आने वाली बच्चियों को ट्रेनिंग कर रही हैं। तो ये काम जो है करके जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने ऐसी जगह जा कर के बच्चों को शिक्षित किया जहाँ पे ना कोई कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है। अगर कॉलेज है तो 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर लड़कियाँ कैसे जाएंगी। तो ऐसी जगह जब आप काम करो तो आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन फील होता है। बिल्कुल सही बात है। और भाई, जब बात हम लोगों ने फैमिली की है, तो मैम अब थोड़ा सा आपको और पीछे लेके जाना चाहूँगी। जी जी जी। जब आप छोटी थी, जब आपको जो है आगे आने वाली लाइफ के लिए ट्रेंड किया जा रहा था घर पे जी, तो वहाँ से कैसे, मतलब जनरली क्या होता है ना कि हम जब बच्चों से पूछते हैं कि आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो उनका कहना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं टीचर बनूंगी, या जो भी उनका ड्रीम होता है। अगर मैं बात करूँ मेरे छोटे बच्चे की, वो कहता है मैं पायलट बनूंगा। तो बच्चों के सपने जो होते हैं ना वो बड़े छोटे छोटे से, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आप जब अपने सपनों को अब धीरे धीरे देखना शुरू कर रही थी, मतलब आपकी फैमिली का सपोर्ट
इनिशियली कैसा रहा जब आपने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का आपने उसके लिए प्रिपरेशन करी जी, होगी, आपका जी। सिलेक्शन हुआ होगा, वो जर्नी जानना चाहेंगे मैम जी, आपकी। पहले तो हम आपको अपने स्कूल कॉलेज की जर्नी थोड़ा बता दें अपने समय की, क्योंकि वो दौर और आज का दौर बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय में मेरे पेरेंट्स का एक था कि भाई बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाना है। उन्होंने कहीं भी भेदभाव नहीं किया कि ये लड़का है तो ये अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, ये लड़की है तो ये किसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेगी। अपने सारे बच्चों को एक ही कॉलेज में अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फिर कॉलेज में पढ़ाया। हाँ, इतना ज़रूर था कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है कि लड़कियां कितने बजे जा रही हैं, कैसे आ रही हैं। जब तक घर ना आ जाए तो माँ को चिंता रहती थी। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग कोशिश करते थे कॉलेज के बाद डायरेक्टली घर आ जाए, नहीं तो माँ परेशान हो जाएगी। फिर कहीं जाना होता तो माँ को बता के जाते थे। वो समय ऐसा था कि अगर आपको कहीं जाना भी है तो आपके घर में अगर छोटा भाई है वो आपको एस्कॉर्ट करके ले जाएगा। आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, छोटा भाई ले जाएगा, छोड़ेगा, फिर ले करके आएगा। ऐसी स्थिति में हम लोग पढ़े हैं। फिर इसके बाद हमारे पेरेंट्स ने हॉस्टल भेजा, हॉस्टल में पीएचडी करी, पीएचडी करने के बाद इग्नू ज्वाइन कर लिया। पेरेंट्स का तो देखिए सपना एक ही रहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर आईएएस बने। यही सपना मेरे पेरेंट्स ने भी देखा था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो डॉक्टर और बीएससी दोनों साथ साथ चल रहा था, मेडिकल की प्रिपरेशन और बीएससी। तो जब फर्स्ट ईयर में हम थे, बीएससी पार्ट 1 की बात बता रहे हैं, तो थोड़ा मेडिकल की प्रिपरेशन की वजह से बीएससी फर्स्ट पार्ट 1 में थोड़े से नंबर कम आ गए। तो मेरे फादर ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, जो आज हमें लगता है कि उस समय का उनका बहुत अच्छा स्टेप था। उन्होंने कहा नहीं, तुम कोचिंग नहीं करोगी, तुम अपने ग्रेजुएशन को पहले अच्छे से करो, ग्रेजुएशन तुम्हारा वीक नहीं होना चाहिए। तो फिर मेडिकल की भी हमने तैयारी छोड़ दी और ग्रेजुएशन पे फोकस किया। और उस समय यूनिवर्सिटी में पोजीशन वगैरह वो तो आई थी, बैचलर्स में भी आई थी, मास्टर्स में भी आई थी। फिर पीएचडी करी, पीएचडी करने के बाद इग्नू ज्वाइन कर लिया। इग्नू अगर आप पीएचडी करते हो तो आपका ये रहता है कि आप किसी टीचिंग लाइन में जाओ, लेकिन इग्नू ज्वाइन किया यही सोच के किया था कि ये टीचिंग लाइन है। उस समय हम लोगों ने फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री का इंटरव्यू दिया था, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर मिला असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर का, जिसका कार्यक्षेत्र और कार्य करने की पद्धति बिल्कुल ही अलग है। आज तो ऐसा है कि इग्नू को हम लोग घर घर का विश्वविद्यालय कहते हैं और हर व्यक्ति इग्नू के बारे में जानता है। जब हमने ज्वाइन किया तो उस समय इग्नू कैसे फंक्शन कर रही है, आपको एज ए असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर क्या काम करना पड़ेगा, आपका जॉब टूरिंग का है, क्या आपका टाइमिंग होगा, ये कुछ भी किसी को नहीं पता था। मतलब समाज में लोगों को नहीं पता था। बस इतना पता था कि इग्नू जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हाँ, फैमिली का सपोर्ट रहा। जब भी टूर पे गए पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, कभी उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप, उस समय देखिए फ़्लाइट का नहीं था कि आप फ़्लाइट से जा रहे हो, या टैक्सी का नहीं था, अब आप टैक्सी से आते जाते हो। पहले रेलवे से आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता था। अगर आपकी ट्रेन 12 बजे रात की भी है तो आपको 12 बजे रात में ही जाना है। तो ऐसे में पेरेंट्स ने 100% सपोर्ट किया कि कभी भी कोई अपनी तरफ से ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत रहा। फिर शादी करने के बाद जैसा हमने आपसे बताया कि इन लॉज का सपोर्ट मिला, और फिर सपोर्ट साथियों का मिला, अपने मित्रों का मिला, अपने कलीग्स का मिला, अपने सीनियर्स का मिला। और हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इग्नू क्षेत्र के लखनऊ एक अच्छा काम कर रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब हम लाइफ की कुछ ऐसे हिस्सों के बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत सारी मेमोरीज आती हैं, बिल्कुल रिकॉल होता है, मतलब एक चेन सी बन जाती है। कभी डांट भी पड़ी हो तो वो भी रिलेट करती है, और अब तो मुस्कुराहट चेहरे पे अपने आप ही आती कि ये बदमाशी पे मुझे ये डांट पड़ी थी। तो ऐसे में जब चूंकि होली भी 8 मार्च को है इस बार जी, तो आपकी कोई ऐसी मेमोरी होली से जुड़ी हुई जो अभी भी आपको याद आती हो, और एक अच्छी जो है एक पॉजिटिव थॉट के साथ वो आपकी मेमोरी बनी रहती हो? अगर हम लोग अपने समय की बात करें, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले की बात करें, जिस समय होली बहुत अच्छे से आज भी मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से एक समुदाय के रूप में कॉलोनी से लेडीज़ निकल रही हैं, बहुत अच्छा लगता था। एक हफ्ते पहले से प्रिपरेशन हो रही है, गुजिया बन रही है, नमकीन बन रही है, मठरियाँ बन रही हैं, और मदर बहुत पहले से कपड़े लेके, अब तो हर दिन होली है, रोज़ नए ड्रेसेस बच्चों के आ रहे हैं। लेकिन उस समय होली दिवाली पे ही ड्रेसेस आते थे, या आपके बर्थडे है तो अच्छा नहीं ड्रेस आई, होली के दिन जा कर के भाई जाके दिलाता था, अच्छा लेके आता था।
तो बड़ी अच्छी कम्युनिटी फीलिंग उस समय थी। एक घर पे लेडीज़ आती थी, उस घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, इस तरह से जाते थे हम लोग और बहुत अच्छा लगता था। और ये हम लोग मान के चलते थे कि आंटी लोग को खिलाना क्या है, दही बड़े बन रहे हैं तो छोले बन रहे हैं नाश्ते के लिए। सवेरे जब लेडीज़ आती थी तो उनके सामने बड़ी सी ट्रे रख करके सारी चीज़ें लगाई जाती थी कि आंटी लोग को ऐसा खिलाओ जो किसी के घर पे ना बना हो। तो ये सारी छोटी छोटी मेमोरीज़ होली की हैं और बड़ी हेल्दी होली उस समय मनाई जाती थी, जो कॉलोनी में ख़ास तौर से मनाई जाती थी, बहुत हेल्दी भी होती थी। और होली के दूसरे दिन भी हम लोग का ये रहता था कि पेरेंट्स के संग फैमिली में जा कर के मिलो, अपनी फैमिली में प्लस और जो फादर के फ्रेंड्स हैं उनकी फैमिली में। तो एक दूसरे को हम लोग जानते भी थे, दूसरे की फैमिली को जानते थे, दूसरे के बच्चों के संग इंटरेक्शन होता था। तो उस समय बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इस तरीके का था कि आपको समुदाय के बीच में जा कर के उनसे मिलना है, जुलना है। आजकल अगर आप पेरेंट्स को ले जाओ कि चलो फादर के फ्रेंड के यहाँ चलो, तो शायद बच्चे एक बार कहेंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, वहाँ आप लोग बात करने लगते हो और हम क्या करेंगे। लेकिन पहले ये ट्रेंड नहीं था। किचन में जाके चाय बनाना, किचन में जाके नाश्ता लगवाना, ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब आपकी जो मेमोरीज हैं वो कलेक्टिव ज़्यादा लोगों के साथ मिलके होली सेलिब्रेट करने की। और बात भी सही है, आज हम लोग भीड़ भाड़ से बहुत बचते हैं, है ना। कोशिश करते हैं कि ठीक है घर में 5-6 लोग हैं, बहुत हैं, इतने में ही होली मना लेते हैं। और भाई अब इतने उस टाइम पे मुझे लगता है मेरे बचपन की जो मेमोरी है, हम लोग बहुत हर्बल और केमिकल ये सब जानते ही नहीं थे। कलर जो पापा मम्मी ने ले आ दिया बस वही उसी से होली मनानी है। तो समय बदल रहा है, लेकिन भाई देखिए अब जैसा मैंने ये तो कहा कि हर्बल और केमिकल, तो भाई हमें इस बार केमिकल बेस्ड कलर से परहेज करना है। कोशिश करना है उन लोगों से चीज़ों को ख़रीदने का जो बहुत छोटे स्तर पर चीज़ों को बनाते हैं, या जो है कहीं कोई फूलों से होली के रंग बना रहा है, तो कहीं छोटे छोटे आपको ना पैकेट्स में कोई कुछ बेचता हुआ स्ट्रीट जो है सिग्नल्स पे मिल जाता है। कोशिश करिए ज़्यादा नहीं, एक छोटा ही पैकेट उससे खरीद लिए ताकि उसकी होली भी रंगों से भरी हुई हो। तो ये छोटे छोटे जो हमारे जेस्चर्स हैं ना, ये अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो यकीनन हम जो ये हमें जो लाइफ मिली है ना ह्यूमन की, उसको जस्टिफाई करते हैं। बिल्कुल। तो मैम आपसे जानना चाहूँगी कि इतनी चीज़ों के साथ साथ जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तो हम सबको कहीं ना कहीं से कोई हमारा एक स्रोत होता है जो हमारा आइडियल होता है लाइफ का। आपकी लाइफ का आइडियल कौन है? मेरी लाइफ का आइडियल मेरी माँ है। आपकी माँ है, क्या बात है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर अगर हमारी आइडियल, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर लड़की अपनी पर्सनैलिटी में अपनी माँ के कुछ चीज़ों को संजो के चलती है। और हम कहते हैं ना जनरली, देखिए अगर हमें किसी को टॉन्ट भी मारना हो तो कहते हैं माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल माँ होती है। और जब आइडियल माँ है तब तो बात ही बहुत ही खूबसूरत है। अब मैम चलते चलते हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम आपके बहुत आभारी हैं। KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के बहुत हम आभारी हैं कि आपने यहाँ बुलाया, और वो भी इंटरनेशनल जो विमेंस वीक मना रहे हैं उससे बुलाया। और जो बच्चे अगर हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं जिनको अभी आगे अपनी जर्नी शुरू करनी है, वे 10th 12th के बाद तो आपको सोच लेना है कि आपको क्या लक्ष्य आपको अपना डिसाइड करना है कि मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्योंकि बहुत देर हो जाती है जब हम लोग ग्रेजुएशन के बाद आकर के सोचते हैं कि मुझे क्या बनना है। तो अपना लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना 100% दे दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ लक्ष्य डिसाइड कर लिया और उसकी तरफ आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी। आपको 100% देना है, और आप देखिए अपना 100% देंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लाइफ में डिसिप्लिन, डेडिकेशन, इनकी बहुत ज़रूरत है कि आपको डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। जो भी काम कर रहे हैं डेडिकेट, अपने आप पूरा 100% डेडिकेट कर दीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और बस हैप्पी होली सबके लिए। और जितनी भी महिलाएं हमारी सुन रही हैं उनके लिए बहुत बहुत, ये जो हमारा वीक चल रहा है, हमें अपने आप को एक बहुत अच्छी फीलिंग अंदर से आनी चाहिए कि हम महिला हैं, हमें गर्व करना चाहिए कि हम महिला हैं। और महिला होकर के हम लोग देश में अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने बच्चों का नाम रोशन कर रहे हैं। और देश के आगे बढ़ने में हमारा कुछ न कुछ योगदान हर महिला का है।
तो महिलाएं अपना योगदान ना भूलें और समाज में बढ़ चढ़ करके जो भी कर रही हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और कहीं भी ये ना सोचें कि हम पुरुषों से कम हैं। पुरुषों से कहीं भी महिला कम नहीं है। बस ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने की और आगे हमें बढ़ते चले जाना है। वाकई बहुत अच्छी बात। और भाई जब हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारी जो है प्रेसिडेंट माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो खुद भी एक महिला हैं और वो भी आदिवासी जो है, अगर आदिवासी हो करके आज भारत की प्रेसिडेंट हो सकती हैं तो आप सोचिए कि आज महिलाओं ने अपनी जो पहचान, अपना मुकाम कहाँ तक बना लिया है। तो भाई पॉजिटिविटी की डोज ऐसे ही हम बना के रखते हैं और लेके भी आते हैं ना। आपके हेल्थ का तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन जो आसपास के मुद्दे होते हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं, उस पर लंबी चौड़ी टॉक लेकर के आते हैं। तो अभी भाई टाइम हो चुका है कस्तूरी के आपको टाटा बाय बाय कहने का, लेकिन ये वादा जो है ना ये बिल्कुल पक्का वाला है कि कल फिर 3 बजे हम ऐसी ही पर्सनैलिटी के साथ आपसे रूबरू होंगे जो हमें करेंगे इंस्पायर और दे जाएंगे बहुत सारी इंस्पिरेशन। तो बस ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो केजीएमयू गूंज। और मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे साथ आई और इतनी सारी जो है ना अपनी कुछ मेमोरीज, अपनी इंस्पिरेशंस और अपनी जो चीज़ें आपने हमें बताई ना इग्नू से जुड़ी हुई, वो भी मेरे लिसनर्स के लिए, हम सब की पूरी टीम के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कस्तूरी जी, थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार। और ऐसे ही आप सब सुनते रहिए रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। और छोड़े जा रही हूँ आपको इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ, एंजॉय कीजिएगा। स्टे ट्यून। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो केजीएमयू गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे केजीएमयू गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें केजीएमयू गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 FM।